एगोन द कॉन्करर के मरने के बाद में आयरन थ्रोन पे बैठने वाला दूसरा टारगेरियन राजा किंग एनिश टारगेरियन एकदम ही निकम्मा राजा साबित हो रहा था। बट एगोन द ड्रैगन का दूसरा बेटा मेगोर टारगेरियन एक एकदम ही पावरफुल बंदा लग रहा था। मेगोर ने पिछले 15 सालों में एक भी बैटल हारी नहीं थी और पूरे 7 किंगडम्स में उसका मुकाबला फील्ड पे कर सके ऐसा कोई भी नाइट नहीं था। बट बेचारा मेगोर एक बैटल बिल्कुल जीत नहीं पा रहा था और ये बैटल थी बाप बनने की। मेगोर टारगेरियन ने सेरिस हाईटॉवर से 25 एसी में शादी की थी और इवन आफ्टर 14 इयर्स उनके नसीब में कोई बच्चा नहीं होता और इसीलिए 39 एसी के एक दिन मेगोर का दिमाग खिसक जाता है। मेगोर सीधा अपने पत्नी सेरिस को बैरन कह के बुलाता है और वो नई दुल्हन लाने का फैसला करता है। सो हमने देखा कि कैसे हैरनहेल में हैरन द रेड ने पूरे हाउस क्वारेस को मार डाला था और इसके बाद में अब हैरनहेल का कैसल कोई भी ले सकता था। सो एक्चुअली हैरनहेल का मैसिव कैसल हाउस हैरोवे के लुकास हैरोवे ने हासिल कर लिया था। इन्हीं की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम था एलिस हैरोवे। किसी तो पार्टी में मेगोर की इस एलिस पे नजर गिर गई थी और वो उसका दीवाना हो गया। प्रिंस मेगोर ने सीधा डिसाइड कर लिया कि वो इस एलिस हैरोवे से शादी करेगा क्योंकि उसे सेरिस से बच्चा नहीं हो रहा है। अब ये शादी मतलब सेरिस का एक बड़ा इंसल्ट था और सेरिस हाउस हाईटॉवर जैसे पावरफुल हाउस की प्रिंसेस थी। सो ऑब्वियसली हाउस हाईटॉवर को भी गुस्सा आना ही था और इसी में फेथ ऑफ द सेवन के होली बुक 7 पॉइंटेड स्टार के अनुसार एक बीवी के होते समय दूसरे औरत के साथ संबंध रखना एक बहुत बड़ा पाप होता है और शादीशुदा होते हुए अगर तुम दूसरी शादी करते हो तो वो और भी भयानक पाप है। जब मेगोर के दूसरे शादी की खबर ओल्ड टाउन में पता चलती है तब 40 सालों में पहली बार फेथ ऑफ द सेवन के हाई सेप्टन ने डायरेक्टली टारगेरियंस को अपोज किया। उन्होंने भेजे हुए खत में लिखा गया था कि कोई भी हमारा सेप्टन या फिर सेप्टा मेगोर की शादी नहीं कराएगा। ऐसी मेगोर की दूसरी शादी मतलब एक बहुत बड़ा पाप है, ऐसा सब इस लेटर में लिखा था। बट हम तो जानते ही है कि मेगोर ने एक बार डिसीजन लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सेप्टन नहीं है तो क्या हुआ, मेगोर ने एलिस हैरोवे से एक पुराने जमाने के वलेरियन रिवाज से शादी की जिसमें सिर्फ उसकी माँ विसन्या मौजूद थी। इससे हाई सेप्टन और हाउस हाईटॉवर के लॉर्ड मैनफ्रेड हाईटॉवर और भी चिढ़ गए। लॉर्ड मैनफ्रेड के बेटी सेरिस के घर में अभी एक सौतन आ गई थी और कोई भी पिता अभी कैसे शांत रहेगा। लॉर्ड मैनफ्रेड ने सीधा किंग एनिस को इसके बारे में कंप्लेंट किया और हाई सेप्टन ने भी इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया। फेथ ऑफ द सेवन के सामने ये एक बहुत बड़ा अपराध था। हाई सेप्टन तो कहते हैं कि फेथ के नजरों में एलिस हैरोवे मेगोर की बीवी नहीं बट एक रखेल है, इसीलिए पूरे वेस्टेरोस में बेचारे एलिस हैरोवे को सभी मेगोर्स होर करके बुलाने लगते हैं। ऑब्वियसली ऐसे बेचीदा मामले के वजह से एनिस भी अभी गुस्सा हो जाता है और इस मामले में उसे क्वीन एलिसा भी कुछ मदद नहीं कर पाती। हमेशा शांत रहने वाला एनिस पहली बार मेगोर पे चिल्लाता है और वो सीधा बोलता है कि एलिस के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दे वरना मैं तुझे 5 साल के लिए वेस्टेरोस से एग्जाइल पे भेज दूंगा। पुट एलिस असाइड और सफर 5 years ऑफ एग्जाइल। मेगोर हंस के उसे बोलता है आई चूज एग्जाइल। ऐसा कह के मेगोर मुड़ के सीधा दरबार में से बाहर निकलने लगता है बट तभी पीछे से एनिस कहता है वेट ब्रदर, जाने से पहले अपने पापा की ब्लैक फायर तलवार मुझे दे देना, ब्लैक फायर पे अभी तुम्हारा हक नहीं है। मेगोर मुड़ के एनिस को देखता है और करारा जवाब देता है अगर तुझ में हिम्मत है तो ब्लैक फायर को मुझसे छीन के दिखा। अपने किंग एनिस का ऐसा इंसल्ट सुनते ही एनिस के सातों किंग्सगार्ड अपनी तलवारें बाहर निकालते हैं बट हमेशा की तरह एनिस पीछे हट जाता है और मेगोर एलिस का हाथ थाम के दरबार छोड़ के वो वेस्टेरोस को छोड़ देता है। मेगोर उसी दिन बलेरियन पे बैठ के अपने नए पत्नी एलिस हैरोवे के साथ में सीधा पेंटोस निकल जाता है। कुछ ही दिनों में सेरिस हाईटॉवर अपने मायके ओल्ड टाउन चली जाती है। इस किंग्स लैंडिंग के भयानक हादसे के बाद में सब स्मॉल फोक कहने लगते हैं कि जो किंग अपने छोटे भाई को कंट्रोल नहीं कर सकता
वो पूरे वेस्टेरोस पे क्या रूल करेगा। इसी में हाई सेप्टन भी आयरन थ्रोन से बहुत खफा होते हैं क्योंकि प्रिंस मेगोर ने ओपनली फेथ ऑफ द सेवन के खिलाफ बगावत की थी और ये किंग एनिस सिर्फ देखते ही रह गया। उसका अपने भाई के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एलिस से शादी करके मेगोर ने एक तरह से हाई सेप्टन के मुंह पे थूक दिया था, इसलिए वो कैसे शांत रहेंगे। इसी के साथ साथ दिन ब दिन किंग्स लैंडिंग में वॉरियर सन्स के सोल्जर्स ज्यादा दिखने लग गए थे। कुछ ही महीनों में किंग्स लैंडिंग में सिटी वॉच के नाइट से ज्यादा वहां पे फेद मिलिटेंट्स देखने लग गए थे। किंग एनिस का स्मॉल काउंसिल इसके बारे में एनिस को इतला भी करता है। वो कहते हैं कि ये सब सिचुएशन हाथ से बाहर जा रही है तो आप इसे अभी कंट्रोल में कीजिए। बट एनिस कुछ अजीब ही भयंकर डिसीजन लेता है। सो एक जमाने में किंग एनिस के पिता किंग एगोन को भी बताया गया था कि फेथ ऑफ द सेवन के सेप्टन्स को ज्यादा भाव देना नहीं चाहिए, उन्हें ज्यादा पॉलिटिक्स में लाना नहीं चाहिए। बट किंग एनिस को अभी कुछ भी करके हाई सेप्टन को मनाना होता है, इसलिए वो सीधा हैंड ऑफ द किंग की पोजीशन फेथ ऑफ द सेवन को ऑफर कर देता है। ऐसे स्टूपिड डिसीजन के बाद में जो होना है वो हो ही जाता है। ओल्ड टाउन से किसी सेप्टन मर्मिसन नाम के एक सेप्टन को किंग्स लैंडिंग में लाया जाता है और उसे सीधा किंग एनिस का हैंड बनाया जाता है। इस सेप्टन मर्मिसन ने किंग्स लैंडिंग में आते ही सबसे पहले तो नए बनने वाले टारगेरियंस के कैसल के कंस्ट्रक्शन साइट की पूजा की। एगोन्स हिल पे बनने वाला टारगेरियंस का मैसिव कैसल अभी शेप लेने लगा था और उसके लाल कलर के पत्थरों के वजह से सभी उसे अभी रेड कीप कहने लगे थे। अब तक रेड कीप का कैसल पूरी तरीके से बना भी नहीं था, बट उसके दो खूबसूरत लाल टॉवर्स किंग्स लैंडिंग की शान बन गए थे। अब हमारा फोकस शिफ्ट करते हैं किंग एनिस और क्वीन एलिसा के बच्चों पर, यानी कि प्रिंसेस राइना और प्रिंस एगोन पर। सो प्रिंसेस राइना इस साल 18 साल की हुई थी और एगोन 15 साल का था। राइना अपने खूबसूरत ड्रैगन ड्रीम फायर के साथ में सब जगह पे घूमती रहती थी और आजकल वो किसी एलेन रॉयस नाम के लड़की से ज्यादा चिपक रही थी। अब तक तो आपको पता ही चला होगा कि राइना असल में लेस्बियन है, बट एज ए टारगेरियन प्रिंसेस वो ये चीज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। उसे बचपन से ही पता था कि फ्यूचर में उसे अपने छोटे भाई एगोन से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक टारगेरियन रिवाज था और ये सेम चीज एगोन को भी पता थी। सो राइना हमेशा थोड़ा लड़कियों के क्लोज तो थी, बट उसकी एगोन के साथ भी अच्छी गहरी दोस्ती थी। इवेंचुअली 41 एसी में किंग एनिस और क्वीन एलिसा को ऐसा लगता है कि अब राइना और एगोन की शादी करने का टाइम आ गया है, और ऐसा सोचने के बाद में किंग एनिस ने किंग्स लैंडिंग में सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के एक बड़े फंक्शन में राइना और एगोन के शादी का ऐलान किया। बट ये चीज एक बहुत ही भयानक डिसीजन साबित होने वाला है। जैसे ही किंग एनिस ने एगोन और राइना के शादी का ऐलान किया, वहां पे मौजूद सभी लोगों ने उन्हें बू करना शुरू कर दिया। कोई भी ताली बजा के राजा को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि लोग गुस्से में थे और जोर जोर से बू करने लगते हैं। यहीं पर एनिस ने अपने बेटे एगोन को प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन का किताब दिया, मतलब उसे एक तरह से उसने हेयर टू द थ्रोन डिक्लेयर कर दिया। बट ये सुन के तो लोग और ज्यादा बू करने लगते हैं। कोई चिल्लाता है कि हमारा प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन हमेशा मेगोर ही रहेगा। ऐसे सब नारों के बीच में एनिस और उसका परिवार वहां से निकल जाता है, बट डैमेज वॉज डन। अगले ही दिन ओल्ड टाउन के स्टारी सेप्ट में से ऐलान किया गया कि सगे भाई बहन में शादी मतलब फेथ ऑफ सेवन के सामने एक बड़ा पाप है। ये सब चीजें जो टारगेरियंस करते हैं वो फेथ ऑफ द सेवन के खिलाफ एक बहुत बड़ा गुनाह है। सेवन गॉड्स ऐसे रिश्ते को कभी भी आशीर्वाद नहीं देंगे। बट अब सवाल ये आता है कि अचानक हाई सेप्टन ऐसी बकवास क्यों कर रहा है। सो जब सालों पहले जब किंग एगोन अपने दो सिस्टर वाइफ्स के साथ में ओल्ड टाउन में घुसा था, तभी ओल्ड टाउन के हाई सेप्टन ने उसके सर पे क्राउन बिठाया और उसे पूरे वेस्टेरोस का राजा डिक्लेयर किया। बट उस वक्त भी
कुछ लोगों को ये पसंद नहीं था कि एगोन की दो वाइफ्स एक्चुअली उसकी सगी बहनें हैं। उस वक्त फेथ ऑफ द सेवन ने एगोन को ऐसा रिश्ता कबूल किया क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर वो एगोन और उसके सिस्टर वाइफ्स को कबूल नहीं करते तो एगोन, विसेन्या और रेनिस के 3 भयानक ड्रैगन्स ओल्ड टाउन को जला देते। इसीलिए वो उस समय पे चुप रहे थे। बट 37 एसी में एगोन के मरते ही हाई सेप्टन और कई सारे फेथ के सपोर्टर्स बिल में से बाहर आ गए और वो ओपनली कहने लगे कि ऐसी गंदी टारगेरियन परंपरा फेथ ऑफ द सेवन में नहीं चलेगी। ओल्ड टाउन से किंग एनिस को बताया जाता है कि एगोन और राइना का घिनौना रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। अब मामला पेचीदा होने लग गया था और हमेशा के तरह किंग एनिस कुछ भी डिसीजन नहीं ले पा रहा था। विसेन्या एक बार मीटिंग में घुसती है और वो सीधा बोलती है, अबे एनिस, इतना क्या सोच रहा है? तेरे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, चुपचाप राइना और एगोन के लिए दूसरे रिश्ते ढूंढ और उनकी शादी टाल दे, या फिर दूसरा ऑप्शन है अभी के अभी क्विक सिल्वर पे बैठ और सीधा ओल्ड टाउन में जाके स्टारी सेप्ट को जला डाल। सिंपल। राजमाता विसेन्या अभी ऑलमोस्ट 70 साल की हो गई थी, बट आज भी उसमें उतना ही जोश था। वो इतनी ओल्ड होने के बावजूद वो अभी भी वेगार पे बैठ के हर दिन चक्कर मारती रहती थी। सही में ये विसेन्या मतलब एक अलग ही प्राणी थी। कुछ मेस्टर्स सीक्रेटली गॉसिप करके बोलते थे विसेन्या के ऐसे लंबे हेल्दी लाइफ का रीजन उसका कुछ शैतानी जादू टोना है। बट जो भी हो, विसेन्या 70 के उम्र में भी एकदम फिट एंड फाइन थी। और दूसरे तरफ था किंग एनिस, जो हार्डली कुछ 30 साल का था मगर वो दिखने में 60 ईयर ओल्ड बुढ़ा लगता था। किंग्स लैंडिंग में किंग एनिस से लोग खुश नहीं थे और ये एगोन और राइना के शादी के प्लानिंग के वजह से लोग और भी नाराज हो गए थे क्योंकि उनके फेथ ऑफ द सेवन की तौहीन की जा रही थी। और इसी में ओल्ड टाउन से हाई सेप्टन आग में घी डालने का काम कर रहे थे। ऐसे सब प्रॉब्लम्स में किंग एनिस सोचता है कि अगर मैं राइना और एगोन को रॉयल प्रोग्रेस पे भेज दूं तो क्या पता स्मॉल फोक उनसे जुड़ जाएंगे। बट एनिस का ये डिसीजन भी बहुत ही बड़ा हॉरिबल रहा था। राइना और एगोन की रॉयल प्रोग्रेस शुरू होती है और जहां पर भी वो दोनों जाते हैं वहां पे फेथ के सपोर्टर्स उनकी बेइज्जती करने लगते हैं। वो उनको बू करने लगते हैं। वो चिल्लाते हैं, कोई भी हमारे 7 भगवानों की तौहीन नहीं कर सकता। तुम होंगे ड्रैगन राइडर्स टारगेरियंस, बट तुम हमारे 7 भगवानों के ऊपर नहीं है। ऐसे सब नारे सब लोग लगाने लगते हैं। इसी में रिवरलैंड्स में फेथ के फॉलोअर्स आपे से बाहर हो जाते हैं और वो सीधा राइना और एगोन पर कीचड़ फेंकने लगते हैं। एगोन गुस्से में अपनी तलवार बाहर निकालता है बट सिपाही उसे रोक लेते हैं। राइना अपने कपड़ों से कीचड़ को साफ करते हुए चिल्लाती है, सालो कुत्तों, आज मैं घोड़े पे हूं तो तुम मुझ पे कीचड़ फेंक रहे हो। कल मैं ड्रीम फायर पे जब आऊंगी तब देखते हैं तुम क्या फेंकते हो। राइना के ऐसे भयानक आंसर से सभी की फट जाती है और कुछ मिनटों के लिए पूरा मॉब शांत हो जाता है। बट थोड़ी ही देर में वो वापस उन दोनों को बू करने लगते हैं। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में भी मामला बद से बदतर होने लगता है। एनिस का नया हैंड सेप्टन मर्मिसन राजा का अभी एक अच्छा दोस्त बनने लगा था। बट एक दिन ये सेप्टन मर्मिसन कुछ काली जादू करते हुए पकड़ा गया। वो ऐसी कुछ अनहोनी काली जादू कर रहा था जो 7 पॉइंटेड स्टार के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। ओल्ड टाउन में जब इसके बारे में पता चलता है तब हाई सेप्टन हैंड ऑफ द किंग सेप्टन मर्मिसन को बंदी बनाने के लिए वॉरियर सन सीधा किंग्स लैंडिंग में आते हैं। कुछ वॉरियर सन्स के नाइट्स किंग एनिस के दरबार में आते हैं और सेप्टन मर्मिसन को उनके हवाले करने की मांग करते हैं। बट एनिस को मर्मिसन को देना नहीं था। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे किसकी अथॉरिटी बड़ी है?
आयरन थ्रोन पे बैठने वाले राजा की या फिर ओल्ड टाउन के हाई सेप्टन की। हमेशा की तरह किंग एनिस वापस पीछे हटता है और वो सेप्टन मर्मिसन को वॉरियर सन्स के हवाले कर देता है। यहाँ पे वॉरियर सन्स सेप्टन मर्मिसन को बंदी बनाते हैं और वो ओल्ड टाउन को उसे घसीट के लेके जाते हैं। सो सेप्टन मर्मिसन अभी ओल्ड टाउन के जेल में होता है और उसके बिना एनिस का राज कारोबार पूरी तरीके से ठप हो जाता है। किंग एनिस एक्चुअली अपने हैंड सेप्टन मर्मिसन को मिस करने लगता है और एक दिन वो ओल्ड टाउन में एक ऑफिशियल लेटर भेजता है। वो कहता है कि प्लीज मेरे सेप्टन मर्मिसन को छोड़ दो, आई नीड सेप्टन मर्मिसन। बट कुछ ही दिनों में ओल्ड टाउन से जवाब आता है और इस जवाब को पढ़कर एनिस के पांव तली जमीन खिसक जाती है। एनिस के रिप्लाई में हाई सेप्टन ने लिखा होता है, अबे एनिस तू चुप बैठ, तू हमसे किस हक से डिमांड कर रहा है? तू है कौन जो हमसे डिमांड करेगा? तू किंग नहीं है, तू एक प्रिटेंडर है। तू भाई बहन के रिश्ते से बना हुआ एक किंग अबोमिनेशन है, इसलिए तू तो शांति रहे और तू अपने औकात में रहे। फेथ ऑफ द सेवन के मामलों में तू ज्यादा दखल अंदाजा मत कर। ये लेटर पढ़ के तो किंग एनिस एकदम सुन पड़ गया था और वो चक्कर आके नीचे ही गिरता है। बस 2 दिनों में इस लेटर की खबर सारे वेस्टेरोस में फैल जाती है और किंग्स लैंडिंग में अब हर दिन फेथ मिलिटेंट्स बढ़ने लगते हैं। पहले से ही किंग्स लैंडिंग में नाइट्स ऑफ द सिटी वॉच से ज्यादा पुअर फेलोज थे, बट अभी वहां पे वॉरियर सन्स भी भर भर के आने लगते हैं और अभी मामला गर्म होने लगता है। कुछ ऑलमोस्ट 3000 फेथ मिलिटेंट्स सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में घुसते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। हाई सेप्टन का आदेश होता है कि आज से टारगेरियन परिवार का कोई भी इंसान फेथ ऑफ द सेवन की पूजा इस सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में नहीं करेगा। उन्हें ऐसी पूजा करना अलाउड ही नहीं है। आज से सेप्ट ऑफ रिमेम्बरेंस में कोई टारगेरियन नहीं घुसेगा। पूरे किंग्स लैंडिंग के शहर में अफरा तफरी मचने लगती है और ये देखकर किंग एनिस, क्वीन एलिसा, उनके 5 बच्चे और उनका पूरा स्मॉल काउंसिल किंग्स लैंडिंग से दुम दबा के भाग के ड्रैगनस्टोन निकल जाते हैं। वेस्टेरोस में अभी सब जगह पे फुल ऑन राड़ा शुरू हो गया है। कई सारे वेस्टेरोसी लॉर्ड्स अपने आप को फेथ ऑफ द सेवन के फॉलोअर्स बोलने लगते हैं और वो फेथ के साइड से बातें करने लगते हैं। उन्हें भी लगता है कि हाँ यार, ये टारगेरियंस वगैरह सब ठीक है, अपन ने उनके सामने घुटने तो टेके थे, बट ये भाई बहन के जो उनके रिश्ते हैं वो बहुत ही गंदी चीज है और ये चीज फेथ ऑफ द सेवन के नजरों में एक घोर पाप है और हम फेथ के खिलाफ कभी बात नहीं करेंगे। हम तो हमारे पवित्र धर्म के साथ ही रहेंगे और हाई सेप्टन जो कहेगा वही करेंगे। किंग्स लैंडिंग के शहर पर अब वॉरियर सन्स का कब्जा आ गया था और पूरे वेस्टेरोस में फेथ मिलिटेंट्स अपराइजिंग शुरू हो गई थी। सभी छोटे मोटे गांवों में, कैसल्स के आसपास, रस्तों पर पुअर फेलोज ट्रैवलर्स और स्मॉल फोक को पकड़ पकड़ के पूछते थे कि क्या तुम टारगेरियंस को सपोर्ट करते हो या फिर तुम फेथ के असली भक्त हो। सब जगह पे छोटा मोटा दंगा फसाद शुरू होता है। इसी के बीच में राइना और एगॉन की रॉयल प्रोग्रेस वेस्टरलैंड्स में हाउस क्रेकहॉल के कैसल में जाके पहुंचती है और उस कैसल को भी कुछ 3000 फेथ मिलिटेंट्स घेर लेते हैं। दूसरी तरफ किंग एनिस और उसका परिवार अभी भी ड्रैगनस्टोन पर ही अटका हुआ था। वो कुछ ऑलमोस्ट 8 महीनों तक वहीं पे फंसे हुए थे। किंग एनिस अभी 35 ईयर ओल्ड था, बट वो ऐसे दिखता था कि मानो वो 70 साल का बूढ़ा हो गया हो। ड्रैगनस्टोन पे वो पूरा टाइम हमेशा टेंशन में रहता था। उसे एगॉन और राइना की फिक्र लगी रहती थी और वो कुछ भी नहीं करता था। इसी में किंग एनिस को पता चलता है कि राइना और एगॉन को हजारों फेथ मिलिटेंट्स ने क्रेकहॉल के कैसल के बाहर घेर लिया है और वो पूरा मॉब उन दोनों को मारना चाहता है। ये न्यूज़ सुन के किंग एनिस
वापस बेहोशी हो जाता है। सबको लगता है कि ये किंग एनिस को आया हुआ और एक सदमा था और वो इसमें से जरूर उठेंगे, बट एनिस इस सदमे से उठता ही नहीं। वो एक्चुअली इस जिंदगी में से ही उठ जाता है। 3 दिनों तक किंग एनिस बेहोश रहता है, बट उसके दिल की धड़कनें शुरू थी, बट 3 दिनों के बाद में उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और ड्रैगन स्टोन के मेस्टर्स ने एनिस मर गया है ऐसा ऐलान कर दिया। अगले ही दिन किंग एनिस के चिता को जलाया जाता है। उसका ड्रैगन क्विकसिल्वर इस चिता को अग्नि देता है और क्वीन एलिसा वहां पे फूट फूट के रोती होती है। इसी में टारगेरियन सोल्जर्स राजमाता विसेन्या को ढूंढने जाते हैं, बट उन्हें विसेन्या कहीं पे भी नजर नहीं आती और ना ही कहीं पे वेगार होता है। कुछ टारगेरियन सोल्जर्स एलिसा के पास में भाग के आते हैं और वो एलिसा को बताते हैं कि उन्होंने वेगार को ईस्ट के तरफ यानी कि पेंटोस के तरफ उड़ते हुए देखा है। एलिसा को फौरन समझता है कि विसेन्या अपने बेटे मेगोर के पास भाग के गई है और वो उसे लेकर वेस्टेरोस में जरूर आएगी। अब कुछ ही दिनों में वेस्टेरोस में एक मेगोर टारगेरियन नाम का तूफान आने वाला है। उसके आने से वेस्टेरोस में क्या होगा, कौन होगा वेस्टेरोस का नया राजा, ये फेद मिलिटेंट का अपराइजिंग जो शुरू हुआ है उसका क्या होगा, इन सब के लिए आपको और कुछ दिनों का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वो सब चीज़ें अगले एक लंबे चैप्टर में कवर करूँगा। सो अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।